स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, तो एक आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्वालिटी एजुकेशन जो है प्राप्त कर सकते हो और अपने नियर डियर जो है उनको भी आप जो है इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी जो है इसका लाभ उठा सके, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वहाँ पर यहाँ पर अवेलेबल है और कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सबके वीडियो लेक्चर्स, सबके पीडीएफ्स, नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मॉडल्स पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वगैरह सारा सब कुछ मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको। तो आराम से बस अपनी पढ़ाई ही करनी है, बाकी चीज़ों को साइड में रखते हुए। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द्रव्य के तापीय गुण पार्ट 4, 3 पार्ट हम कर चुके हैं। प्रीवियस में हमने देखा था कि भाई थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है ना, और थर्मल एक्सपेंशन में रेखीय क्या होता है, आयतनिक क्या होता है, क्षेत्रीय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एक सवाल है जो प्रीवियस क्लास का ही है कि एक स्टील की स्केल जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सही मापन देती है, कहने का मतलब अच्छी है, बिल्कुल सही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी है तो कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। अल्फा दे रखा स्टील का 1.2 × 10⁻⁵, तो 40 डिग्री पर इसकी लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए कि अगर मैं इसका टेम्परेचर 40 कर दूंगा तो स्केल की लंबाई में चेंजेज हो जाएंगे, यानी स्केल जो है बिगड़ जाएगी। तो बेसिक कल वाला ही फॉर्मूला कि डेल्टा एल बराबर होता है अल्फा एल इंटू एल डेल्टा टी के बराबर। अब देखिए अल्फा एल कितना है, 1.2 × 10⁻⁵। लेंथ कितनी है साहब, अब लेंथ देख लीजिए कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इंटू टेम्परेचर में चेंज, पहले 20 पे सही हो रहा था, अब 40 पे है, तो चेंज कितना आ गया है 20 का, क्योंकि डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा सर 40 - 20। अब तो बिल्कुल सर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आंसर निकाल, मैथ्स है उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब बाईमेटेलिक स्ट्रिप यानी द्विधात्विक जो है पत्तियां होती है, ये द्विधात्विक पत्तियां होती है ये, और ये काम आती है किसके, इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए कि आपके पास एक एल्यूमिनियम की पट्टी है इस तरह से, दूसरी मान लेते हैं आयरन की है, लोहे की है, तापमान T है। अगर मैं इसका तापमान डेल्टा T करूंगा तो क्या ये ऐसे बढ़ेगी, एल्यूमिनियम और आयरन सीधा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ पाएगी सर। क्यों नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अल्फा जो है सर वो एल्यूमिनियम के लिए अलग है और अल्फा जो है आयरन के लिए यानी लोहे के लिए वो अलग है। तो इन दोनों की लंबाई में वृद्धि भी अलग होगी, क्योंकि आप दे रहे हो सर यहाँ पर लंबाई सेम है लेकिन अल्फा अलग है तो लंबाई में वृद्धि अलग होगी। क्यों अलग होगी सर, फॉर्मूला यही तो कहता है, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सर ये तो सेम रख दिया, ये तो सेम है इनिशियली, पर ये चेंज है तो ये चेंज होगा। तो सर कैसे होगी, तो जिसका अल्फा ज़्यादा उसकी लंबाई में वृद्धि ज़्यादा, यानी वो होगा बाहर की तरफ, तो लंबाई में वृद्धि ऐसे होगी। अंदर वाली होगी लोहे की यानी आयरन की, बाहर वाली होगी एल्यूमिनियम की। बाहर वाले की देखो लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है, अंदर वाले की लंबाई कम बढ़ रही है, इस तरह से हो जाए। तो जब इसको गर्म करोगे तो इस तरह से ये द्विधात्विक पत्तियों का काफ़ी यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह के अंदर।
कि जब आपका कहीं पे कोई आग वगैरह लग जाती है, मान लेते हैं कि इस तरह से सर्किट है, इसको समझिए आप लोग, और यहाँ पर एक पत्ती है ऐसे, मान लेते हैं कि ये लोहे की है, आयरन की है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की है, और यहाँ से बिल्कुल ये जुड़ते हुए, लेकिन क्या है यहाँ पे बीच में स्पेस तो है, सेम नहीं है, लेकिन ऐसे टकराई हुई है, मिलाई हुई है ना। ये दूसरी है एल्यूमिनियम और आयरन यानी लोहा। इस तरह से सर्किट बना हुआ है। करंट कब चलती है? जब कोई चीज चिपकी हुई हो। अब ये कैसे थे? ये ऐसे अलग थे, ऊपर वाली और नीचे वाली अलग थी, अब इसको ऐसे चिपकाया हुआ है। अब जैसे ही गर्म होगा ना भाई साहब, गर्म होगा तो क्या होगा सर? गर्म होगा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। जैसे ही कहीं पे आग लगेगी, गर्म होगा तो यहाँ पर इस तरह से ये है, ये अपना आयरन ए, मतलब आपका आई आयरन, और यहाँ पर एल्यूमिनियम। अब नीचे वाला क्या होगा? सर ये गर्म हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा, यानी ये संपर्क क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा। सोचो ये ऐसे है ना, ऐसे थे, ऐसे होगी, मुड़ जाएगी ना, ऐसे थी, नीचे गर्म हुई, अब ऐसे हो जाएगी। तो क्या हुआ? ये संपर्क है, अभी संपर्क है, अभी वो खत्म हो गया, ऐसे हो गया, तो करंट बहना या फिर बंद हो जाएगा। तो सर्किट में इसका यूज किया जाता है। थर्मोस्टेट बोला जाता है इसको, वर्ड याद हो, हिंदी में नहीं पर इंग्लिश में जान रखना, थर्मोस्टेट में इसका यूज किया जाता है। द्विधात्विक पट्टियाँ। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ऐसा सवाल दे दे कि एक ऐसा गोला है, ऐसे डिस्क है, बीच में से ऐसे काटा हुआ, मतलब बिस्किट था उसको बीच में से ऐसे काट दिया है, बाकी ये पूरा बिस्किट है, बीच में से ऐसे हॉल है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बताइए इस हॉल की मोटाई, मतलब ये जो हॉल की जो ये चौड़ाई है, ये फैल जाएगी या कम हो जाएगी? मतलब ये हॉल का जो क्षेत्रफल है ये बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो मिस कॉन्सेप्ट है माइंड में लोगों के कि ये ऐसे छोटा हो जाएगा, हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। कोई थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, यानी तापीय जो प्रसार होता है वो एक ही दिशा में होता है, यानी ये सब बढ़ेंगे ऐसे, तो ये हॉल जो है वो बढ़ेगा, छोटा नहीं होगा ताप बढ़ाने पे। ठीक है, आईआईटी में पूछा हुआ है, आईआईटी में आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, आई होप जेई में ही पूछा था। चलिए, सामान्य ताप पर ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा गैस में अपेक्षाकृत अधिक प्रसार होता है। सामान्य ताप पर ठोस तथा द्रव की अपेक्षा गैसों में अत्यधिक प्रसार होता है। गैस जो होती है ना उसको काफ़ी गर्म कर दो, बिल्कुल फैल जाएगी, ठोस और द्रव कम फैलते। द्रव के लिए आयतन प्रसार गुणांक अपेक्षाकृत ताप पर निर्भर नहीं करता, द्रव और ठोस के लिए नहीं करता, परंतु गैसों के लिए ये ताप पर निर्भर करता है। कल भी बताया था, गामा जो होता है उसका ग्राफ बताया था मैंने, वो कल वाला लेक्चर याद करो, पिछला वाला। हायर टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट रहता है, वरना इस तरह से बढ़ता हुआ होता है, डिपेंड करता है। किसी आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक का मान क्या होता है? दाब क्या है? नियत है। तो देखिए PV इक्वल टू म्यू आर टी, तो दाब नियत है तो नियत को बाहर ले दिया, इसका P डेल्टा V इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। म्यू और आर तो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट, इसको कर दिया डेल्टा टी, यानी वॉल्यूम में dV चेंज, डेल्टा V चेंज है तो टेम्परेचर में कितना होगा? डेल्टा टी चेंज हो जाएगा, यानी डेल्टा V अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डी। कल हमने देखा था कि अल्फा V जो आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी? वैल्यू आई थी डेल्टा V अपॉन वी इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। तो इसको 1 अपॉन डेल्टा टी को भी इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा V, और अल्फा V की वैल्यू आती है 1 अपॉन टी के बराबर। यानी आदर्श गैस के लिए अल्फा V, या कुछ बुक में लिखो तो गामा जो होता है वो 1 अपॉन टी के बराबर होता है। आदर्श गैस के लिए गामा जो होता है वो 1 अपॉन टी के बराबर होता है। इसको नहीं समझ आया तो ब्लैक स्क्रीन पे लेके समझा देते हैं, कोई डाउट करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। नियत दाब पर गामा तथा ताप में संबंध, ये भी पूछा जा सकता है।
या पूछा जा सकता है समदाबीय प्रक्रम के लिए, समदाबीय दाब नियत आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक का मान ज्ञात करो। यहाँ पे करते हैं साहब, सबसे पहले आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर म्यू आर टी। P तो नियत है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया dV या डेल्टा V बराबर हो जाएगा म्यू आर डेल्टा टी। ठीक है, यहां से लिख सकता हूं मैं एक मिनट, P डेल्टा V इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। चलिए एक मिनट, प्रीवियस ओके। तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, वही वाला कल वाली बात, इक्वेशन 2 बट्टे इक्वेशन 1 करने पे। तो इक्वेशन 2 कितनी है, P डेल्टा V डिवाइड बाई PV इक्वल हो जाएगा म्यू आर डेल्टा टी डिवाइड बाई म्यू आर टी। PV से P गया, V तो रहेगा ना, DV से V से V काट के डेल मत देख देना कि भाई V से V गया बच गया डेल, नहीं, P से P गया, म्यू आर से म्यू आर गया। तो आंसर आ गया DV V इक्वल हो जाएगा डेल टी अपॉन, इसको अगर इधर ले आऊँ मैं तो हो जाएगा डेल V अपॉन V डेल्टा टी इक्वल टू 1/t। ये क्या होता है, ये अल्फ़ा V होता है। कैसे होता है सर, तो डेल्टा V बराबर होता है अल्फ़ा V डेल्टा टी, कल बताया था ना। तो यहाँ पे ये देखो V भी डिवाइड में आएगा, डेल्टा टी भी डिवाइड आएगा, तो क्या बनेगा ये वाला। तो इसलिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा V। तो अल्फ़ा V जो होता है 1/t या फिर गामा इक्वल टू 1/t। अब ये सर आप इतना फास्ट क्यों किया, क्योंकि 3-4 लेक्चर बहुत धीमे हो चुके हैं, बहुत धीमे हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को माइंड में सेट रखना है। तो समदाबीय प्रक्रम के लिए आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना होता है, गामा बराबर 1/t होता है। कितना होता है, 1/t, और गामा की जगह अल्फ़ा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। चलिए सर, ये तो बात समझ में आ जाएगी। ओके, अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो एक बार इसको थोड़ा देखना, समझ आ जाएगी। ऊष्माधारिता, अब यहाँ पे बात आती है हीट कैपेसिटी। आज का जो अपना टॉपिक है वो यहाँ तक है, कल वो जो अभी तक जो बताया वो कल का था। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि m द्रव्यमान का ताप, m द्रव्यमान का ताप कितने डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, सॉरी ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं बोलते, वो आगे आएगा, उसमें 1 ग्राम हो जाए। फॉर्मूला होता है S बराबर डेल क्यू बट्टे डेल टी, डेल क्यू बट्टे डेल टी। अगर मैं यहां पे बात कर दूं कि डेल टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, तो यहां पे रख दोगे 1, तो S बराबर हो जाएगा डेल क्यू। यही तो हम कर रहे हैं कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी वो उसकी ऊष्माधारिता के बराबर हो जाएगी। तो S बराबर कितना होता है, डेल क्यू बट्टे डेल टी। यहाँ पर डेल क्यू क्या है, डेल क्यू टी से डेल्टा टी परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, और डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन है। इसका मात्रक देखो, जूल का क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, टेम्परेचर का मात्रक हो जाएगा केल्विन, तो मात्रक हो जाएगा जूल पर
केल्विन। यानी ऊष्माधारिता की विमा क्या हो जाएगी, जूल की m1L² T⁻², और केल्विन की क्या हो जाएगी, θ⁻⁻1। तो ये विमा हो जाती है। विमा यहाँ पे लिख देता हूँ, कवर हो रहा है। m1L² T⁻², θ⁻⁻1। तो ये होती है भाई ऊष्माधारिता कि द्रव्यमान कोई भी है, उसका तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता बोलते हैं भाई साहब। ओके, अब आती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट जब भी आता है इसका मतलब द्रव्यमान का भाग चला जाता है उसमें। किसका भाग चला जाता है, द्रव्यमान का भाग चला जाता है। इस ये जो अभी वाला जो आया था विशिष्ट ऊष्मा, उसमें ऐसा भी लिखा सकता है, m द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी है, डेल्टा क्यू। आवश्यक ऊष्मा जो है ऊष्माधारिता, आवश्यक ऊष्मा धारिता के बराबर होती हैं m द्रव्यमान के लिए। यानी m को बढ़ाना है 1 डिग्री तो कितना चाहिए, डेल्टा क्यू चाहिए, ऊष्मा चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, एस। 1 डिग्री बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा चाहिए वो इसके बराबर होगी, ऊष्माधारिता के बराबर। चलिए अब देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में परिवर्तन के लिए वह पदार्थ की एक निश्चित अनन्य मात्रा का अवशोषण करता है। कोई भी पदार्थ है उसका अगर एकांक द्रव्यमान में एकांक परिवर्तन करना है, यानी 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन मुझे बढ़ाना है, तो जो ऊष्मा की जरूरत होगी उसी को मैं क्या कहूँगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहता हूँ। उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी m द्रव्यमान है और डेल्टा टी का परिवर्तन कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो ऊष्मा चाहिए वो कितनी चाहिए, डेल्टा क्यू। तो ऊष्मा की अवशोषित मात्रा अथवा बहिष्कृत मात्रा, यानी 1 डिग्री कम करना है या 1 डिग्री बढ़ाना है तो अवशोषित करेगा, कम करना है तो बहिष्कृत करेगा, तो उससे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको फॉर्मूले से समझिए। जो ऊष्माधारिता आई, देखो m ग्राम के लिए आई थी s, तो 1 ग्राम के लिए क्या आएगी, s/m। वही देखो वो जो s आया बट्टे m, s क्या था, s था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और m आ गया बट्टे में। तो अब ये हो जाएगा स्मॉल s, इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। फॉर्मूला याद रखना, 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में फर्क क्या है, तो m द्रव्यमान का या कुल द्रव्यमान में 1 डिग्री का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है ऊष्माधारिता, और एकांक द्रव्यमान में, अब देखिए यहाँ पर एकांक, अगर मैं m को 1 ले लूं और डेल्टा t को 1 ले लूं तो जो डेल q आएगा वो s के बराबर आ जाएगा। यानी एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री का परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसको विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊष्माधारिता मतलब m द्रव्यमान में या कुल द्रव्यमान में 1 डिग्री का परिवर्तन करना है तो ऊष्मा चाहिए ऊष्माधारिता। 1 ग्राम में 1 डिग्री का परिवर्तन करना है तो चाहिए विशिष्ट ऊष्माधारिता। यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबकी फिक्स होती है, पानी की फिक्स होती है, लेकिन ऊष्माधारिता अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊष्माधारिता बढ़ जाएगी। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता फिक्स होती है, ऊष्माधारिता बदल जाती है। यानी 1 किलो वाटर लो, 2 किलो लो, 1 ग्राम लो, 2 ग्राम लो, विशिष्ट ऊष्माधारिता फिक्स रहेगी, लेकिन ऊष्माधारिता बदल जाएगी। चलिए साहब, ये कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए आप लोग। अब डेल्टा क्यू क्या है, फॉर्मूला में जो दे रखा है, यानी स्मॉल s इक्वल होता है 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है ms डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि m द्रव्यमान का
टेम्परेचर डेल्टा टी करने के लिए यदि उसकी विशिष्ट ऊष्मा S है तो कितनी हीट चाहिए होगी, उसका फॉर्मूला ये है। एग्जाम्पल से समझिए, आपसे कहते कि 5 kg पानी है, ठीक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो उसका टेम्परेचर चेंज करना है 30 डिग्री, तो कितनी ऊष्मा चाहिए होगी, तो ये लिखोगे m की जगह 5 kg, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है तो उस kg को ग्राम में बदल दोगे और फिर s का मल्टीपल करोगे, t का मल्टीपल करके आंसर निकाल दो। अगर ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है तो इस पर स्टार लगा दो कि डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा T, यानी किसी m द्रव्यमान में डेल्टा T चेंज लाने पर कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, उसी को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। S विशिष्ट ऊष्मा धारिता है, हर पदार्थ के लिए फिक्स होती है। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है, m वस्तु का द्रव्यमान है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रक देखो, उसका आया था जूल बट्टे केल्विन, यहाँ पर मास और डिवाइड में आ गया है तो केजी और आ जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएंगे तो जूल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स, ये आया जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये कहीं कोई डाउट, हैरानी, परेशानी रही हो तो मुझे आराम से बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ऐप के अंदर भी मैसेज का ऑप्शन रहता है कि आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो में या किसी लेक्चर में डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में बात की। अब फॉर्मूले देखने से या डेफिनेशन देखने से बोर्ड का काम तो हो गया, एग्ज़ाम में पूछा गया आपने लिख दिया 11th-12th में, बट इसको थोड़े हायर लेवल पे हम लेके जाएं, समझें तो ये बहुत काम आती है। और ये फार्मूला तो मेरा तो सबसे फेवरेट फार्मूला है, क्योंकि अभी आप समझ जाओगे विद इन 10 मिनट कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब क्या है। चलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। कुछ सवालों की हेल्प से। मान लीजिए कि एक मिनट, अगर मेरे पास कोई सवाल है तो वो ले लेता हूँ ताकि वो सवाल भी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये देखिए, धातु के 0.1 kg सैंपल को 400 जूल ऊष्मा दी जाती है, यानी m कितना है 0.1 kg। ऊष्मा कितनी दी गई है डेल्टा Q, यानी चेंज किया है कितना 400 जूल का। इसका तापमान जो है डेल्टा T कितना बढ़ गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे बताया विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है स्मॉल s 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ डेल्टा Q इक्वल टू ms डेल्टा T। अब मुझे s निकालना है, डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। सारा सब कुछ तो दे रखा है 1/0.1 इंटू ये हो जाएगा डेल्टा T 20, इधर कितना हो जाएगा 400, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 चला जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर लिख दें। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो कैलकुलेशन करके ही बता देते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि सर ने कैलकुलेशन नहीं करवाई। डेल्टा Q 400 है भाई साहब, बट्टे में चेंजेज है 20 का, ये पॉइंट हट के यहाँ पे 10 बना देगा, यहाँ से ये चला गया, ये बना 400 बट्टे 2 200, आंसर आ जाएगा जो भी आंसर। ठीक है, यूनिट आपको पता है, यूनिट क्या होगी डेल्टा Q की जूल, डिवाइड में आएगा केल्विन, और ये साथ में तो केजी, जूल पर केजी केल्विन, या फिर एक यूनिट और लिखी मिल सकती है जूल डिग्री सेंटीग्रेड और केजी, ये भी लिखी मिल सकती है। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा
और बात करना चाहता हूँ यूनिट के बारे में। किसकी? विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा की। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। m की जगह लिख सकता हूँ kg, डेल्टा क्यू की जगह लिख सकता हूँ जूल, और बट्टे में लिख सकता हूँ केल्विन। कुछ कई बार ये होगी 1/kg डिग्री सेंटीग्रेड, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें और इसमें, क्योंकि जितना चेंजेस केल्विन में होता है उतना को उतना डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है, इसलिए आंसर में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। जितना चेंजेस केल्विन में होता है उतना का उतना ही चेंजेस के इसमें होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। क्योंकि डेल्टा टी की बात करें तो वो चाहे केल्विन में बात करो चाहे सेंटीग्रेड में बात करो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आएगी, चेंज हमेशा सेम आएगा। लेकिन आपको पता है कई बार जो है जूल की जगह एक और यूनिट लिखी मिल सकती है, कैलोरी। जूल की जगह इसकी जगह मिला सकता है ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक और यूनिट मिल सकती है, क्योंकि जूल को हम लिख सकते हैं कैलोरी, केजी को लिख सकते हैं ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यही जो है वाटर के लिए यूज होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा, कॉपी में लिखना इस चीज़ को, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी में होती है, ध्यान रखना, 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए ये वाली चीज़। लेट मी, ओके, ब्लैक स्क्रीन चाहिए थी। बात कर ली थी हमने पानी की विशिष्ट ऊष्मा की, विशिष्ट ऊष्मा की, और अपने पास क्या आया था? आया था 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी को जूल में लिखना है तो आपको पता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, और 1 ग्राम होता है 10⁻³ kg के। तो अगर इसी को जूल पर kg में कन्वर्ट करना है इस वाली को पानी की, तो कैलोरी की जगह लिख दूँ 4.2, इतने आएगा जूल, ग्राम की जगह लिख दूंगा 10⁻³ kg, और डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन के टेंशन नहीं है, तो ये जाएगा ऊपर, तो जाएगा 0.42 × 10⁻³ जूल kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे से लिख देते हैं, जूल kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना हो जाएगा? ये -3 है ना, ऊपर जाके +3 बना देगा, तो ये बन जाएगा 4200 जूल kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान दें, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अगर कैलोरी में बात हो रहा है तो 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर जूल पर केजी में बात हो रही है तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार बना के। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 से रट के जाते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन में केजी दे रखा है या ग्राम दे रखा है, वो चेंज भी नहीं करते और 1 टिका के आ जाते हैं। तो ये 1 कब लेना है और 4200 कब लेना है। बेसिक एक और ये फॉर्मूला जो बार बार बता रहा हूँ, ms डेल्टा टी, यानी किसी भी वस्तु का तापमान डेल्टा टी बढ़ाना है और उसका द्रव्यमान अगर इतना है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा आपको पता है, तो आप आराम से उसमें कितनी हीट चाहिए ये लिख सकते हो। जैसे आपसे कह दे कि 1 kg पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, कितनी हीट चाहिएगी? 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए होगी? तो आप क्या लिखोगे? हीट चाहिए का ये फॉर्मूला, डेल्टा क्यू मुझे चाहिए, m 1 kg, kg है ये वाला फॉर्मूला, 4200 जूल। s कितना रखोगे? 1 वाला नहीं रख पाओगे, 4200, और t कितना है? 1, यानी 4200, और किस में आएगी? हीट है तो जूल में, 4200।
बात आई समझ में कि किस तरह से हम आंसर निकालते, ऐसे समझना आपको हमेशा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बढ़ाते हैं और अच्छा करते हैं आपके। एक होता है हमेशा, ये मैं कल वापस डिस्कस करने वाला हूँ, कि आपको दे दे कि यहाँ पर 1 kg वाटर है, पानी है, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। दूसरे वाले में 2 किलो पानी है और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया है तो आपको क्या होता, आप नहाने जाते हो, गर्म पानी होता है, उसमें थोड़ा ठंडा डालते हो, थोड़ी देर बाद सबका टेम्परेचर एक जैसा ही हो जाता है। तो इसको जब मिक्स कर दिया है तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ मिक्सिंग बोला जाता है इसको। अब इनको करने का तरीका क्या होता है, तो इनके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है, दी गई उष्मा, कॉपी में लिख देना, बराबर ली गई उष्मा। भाई गर्मियों में आप नहाने गए, गर्म आपने पानी किया, बाल्टी में रख दिया, पानी बहुत गर्म था, हीट काफ़ी थी, ठंडा पानी उसमें डाला, तो ऐसा तो है नहीं कि गर्म वाला और ज़्यादा गर्म हो गया हो। तो वो क्या हुआ, जो ज़्यादा गर्म था वो गुनगुने पे हुआ है, यानी उसका ताप कम हुआ है, तो उसमें उष्मा किसी को दे दी है। टेम्परेचर कम हुआ है मतलब उसने हीट किसी और को दे दी है। तो हीट गई कहाँ, तो वो जो आपने ठंडा पानी डाला था ना, वो भी तो गर्म हो गया है, तो उसको दे दी है। तो एक ने हीट दी है, दूसरे ने ली है। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। तो मान लीजिए कि इस सवाल को अगर मैं करूँ तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वापस लेकर स्पेस बनाते हुए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको कर दिया है मिक्स कर दिया है। तो अब मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना आ गया है, T आ गया है। तो दी गई उष्मा देगा कौन, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, 30 डिग्री वाला। कौन देगा, 30 डिग्री वाला। लेगा कौन, ये देगा। लेगा कौन, ये लेगा। ठीक है, अब देखो हीट होता है ms डेल्टा T। m कितना, 1 kg। s कितना, पानी है तो कितना लिख देता हूँ, 4200, वो जूल में बात कर रहा। ms डेल्टा T मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे कॉमन सेंस से पता है कि ये 30 है और ये 20 है। यानी पानी जो होगा ना, जो ठंडा पानी होगा ना, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो कम तो हो नहीं सकता। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ चेंज इन टेम्परेचर T-20, डेल्टा T लिखूंगा ना। डेल्टा T कितना आया, फाइनल T और पहले कितना था 20, बराबर ये इसका मास है 2, इसमें कितनी चाहिए 4200, वही ms। इसका डेल्टा T मतलब जो गर्म वाला पानी था ना, वो हायर टेम्परेचर पे था। अब जो आएगा ना तापमान दूसरे पानी का मिक्स करने के बाद, वो गर्म वाले से कम ही आएगा, यानी गर्म वाला ज़्यादा रखूंगा यहाँ पर, 30 - T। अब यहाँ से 4200 से 4200 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा T-20 बराबर, ये हो जाएगा यहाँ से 20 × 2 और 30, 60 - 2T। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। यहाँ से देखो 2T इधर जाएगा, ये बनेगा 3T। कितना बनेगा, 3T बराबर, ये उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा T बराबर 80/3। 80/3 लगभग हो जाएगा आपके कितना, ये 30 दिए तो 90 हो जाता है, 25 दिए 75, 26 दिए 78, 27 दिए 81, हाँ लगभग 27 के करीब आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि गर्म पानी ज़्यादा है,
2 kg है, ठंडा वाला पानी 1 kg है, यानी गर्म वाले की तरफ ही रहेगा टेम्परेचर। और कितना रहेगा, 30 से थोड़ा कम तो होगा, लेकिन थोड़ा कम तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं और बढ़ जाएगा। यानी जो 20 वाला था ना वो भी 27 डिग्री पे आ गया, और जो 30 डिग्री वाला था वो भी 27 डिग्री, जो भी 27 पॉइंट जो भी आंसर आएगा 80/3 पे आ गया। यानी रहेगा बीच में ही, 30 और बीच में। ऐसा नहीं है कि 30 से ज़्यादा हो जाए, यानी गर्म वाला पानी और गर्म हो जाए और ठंडा वाला और ठंडा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इनके बीच में ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक कॉफ़ी इतनी है, दूसरी कॉफ़ी इतनी है, दोनों को मिक्स किया तो कॉफ़ी का टेम्परेचर कितना चला जाएगा, ये इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। लॉ ऑफ मिक्सिंग कहा जाता है, मिश्रण का नियम कहा जाता है कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ms डेल्टा टी, और इधर भी ms डेल्टा। अब अलग अलग भी हो सकती है कोई चीज़ें, अलग अलग होगी तो कैसे होगा, जरा इसको भी देखिए। कल और करवाने वाला हूँ इसमें, नेक्स्ट प्रीवियस इसका जो अगला लेक्चर है उसमें, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस यही लिखना है, जब भी मिक्स हो रहे हैं दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यानी M1S1 डेल्टा T1, ऐसे भी याद कर सकते हो, M2S2 डेल्टा T2, ऐसे याद कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका याद करने का है ना। मिक्सिंग किया था हमने, कैसे हुआ था ये मिक्सिंग में यूज किया, ये वाला और 2 के लिए। इसका कुछ द्रव्यमान था M2, इसका द्रव्यमान था M1, इसका टेम्परेचर था T1, इसका टेम्परेचर था T2, इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता S1, इसकी S2। वहाँ पे तो पानी था इसलिए S1 और S2 इक्वल आ गए थे, पर यहाँ चेंजेस भी हो सकते हैं, जरूर थोड़ी पानी पानी में मिक्स करें, पानी और तेल मिक्स कर दिया तो फिर इसलिए ये हो जाएगा। अब इसका क्योंकि जब ये मिक्स हुआ तो एक कॉमन टेम्परेचर T आ गया था, तो डेल्टा T1 कैसे निकला, डेल्टा T1 निकला आपका इधर निकला था T माइनस T1 से, और डेल्टा T2 कैसे निकला था, ये निकला था T2 माइनस T1 से। अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 तो ये तरीका T2 माइनस T, बाकी सारी आपको पता है। कल और सवाल आएंगे, ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। कल के लेक्चर के बाद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं हो मिक्सिंग का। तो आगे जब मैं लेटेंट हीट पढ़ा दूंगा, गुप्त ऊष्मा, तब हम ये देखेंगे कि पानी का एक आपके पास कंटेनर है, 5 किलो पानी है, इसमें मैंने 2 किलो बर्फ़ डाल दी, तो क्या पूरी बर्फ़ गल जाएगी या कुछ बर्फ़ रह जाएगी, अगर मैं उसे दोनों का टेम्परेचर भी बता दूंगा। ऐसे कैसे मैं देखूंगा कि भाप है, भाप को मैंने पानी में मिक्स कर दिया, तो क्या पूरी भाप पानी बन जाएगी या कुछ भाप रह जाएगी, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे जब मैं आपको गुप्त ऊष्मा पढ़ा दूंगा। तो अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता। तो लास्ट जाते जाते मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि पूरे द्रव्यमान की ऊष्मा, अगर आपको पूरे द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बदलना है तो ऊष्माधारिता, और 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बदलना है, या एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बदलना है, तो आपके लिए होगा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा फिक्स होती है हर किसी के लिए, और ऊष्माधारिता चेंज हो सकती है मास के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।